Assalamualaikum everyone and welcome to a very special show by ProSports by ProPakistani. आज हमारे साथ दो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. footballpakistan.com के एडिटर, he's been Pakistan's voice on football for over 20 years, Ali Ahsan साहब, और फुटबॉल एनालिस्ट एंड स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक्सपर्ट शाहरुख सोहेल, जो कि जिनकी कड़ी नजर होती है पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर. तो आज हम बात करेंगे सैफ चैंपियनशिप्स की और पाकिस्तान फुटबॉल की परफॉर्मेंस इन फोर नेशंस कप और भी बहुत कुछ. सो लेट्स जॉइन विद अली फर्स्ट. अली, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? अस्सलाम वालेकुम साद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म. मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब भी हम पाकिस्तानी फुटबॉल का जहां भी जिक्र करें, जहां भी बात करें, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू बी देयर. For sure. And Shahrukh, how are you? I'm good and thank you for inviting me. बहुत अच्छा लगा and I'm seeing कि Pro Pakistani बहुत proactive coverage कर रहा है पाकिस्तानी फुटबॉल की, so that's really good to hear and I think ऐसी discussions बड़ी जरूरी हैं. So अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो आपके पास आपने सैफ चैंपियनशिप्स की बात हो जाए थोड़ी, क्योंकि वीजा का डिले आया है और फाइनली अब पाकिस्तान की फ्लाइट बुक हो गई है, although there are a lot of delays. So what do you have to say about that? It's good to see the Pakistan national team back playing the SAFF Championship after 5 years. क्योंकि हमने 2018 का जो SAFF Championship आखिरी मरतबा वो खेला था, उसके दौरान एक आध SAFF Championship से मिस हुई because of different issues within the Pakistani Football Federation. क्योंकि पिछले 8 साल से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन किसी एक सियासी या इंतजामी बहरान का शिकार रही है. तो उस वजह से हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फुटबॉल की जो कमिटमेंट्स हैं, टूर्नामेंट्स की, पार्टिसिपेशंस की, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज की, क्वालिफायर्स वगैरह की, वो हमेशा उसके अंदर एक डिसरप्शन आई है. तो इट्स जस्ट गुड टू सी द बॉयज बैक इन एक्शन अगेन. हमारी विमेंस टीम ने पिछले साल 2022 की जो सैफ विमेंस चैंपियनशिप थी, दैट वाज आवर फर्स्ट इवेंट आफ्टर द 15-month फीफा बैन जो पाकिस्तान पर लगा था बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन. तो अब मेंस टीम की बारी है और इट्स एन एनकरेजिंग साइन. ठीक है, हमारा बहुत यंग एक स्क्वाड है, एवरेज एज आई थिंक 21 years की है. लॉट ऑफ देम आर बेसिकली गेटिंग यूज्ड टू प्लेइंग विद ईच अदर बिकॉज हमारे पास एक मिक्स है डोमेस्टिक आपके टैलेंट्स का और आपके डायस्पोरा प्रोफेशनल टैलेंट्स का, और इंटरनेशनल फुटबॉल भी barring maybe a handful of players in the squad is something still very new to them. तो it's going to be a good experience और मैं समझता हूँ कि फैंस को भी अपनी तवक्कुआत थोड़ी रियलिस्टिक रखें and it's just good to see the boys back in action, ताकि कम से कम जो एक्शन मिल जाए, जो रिजल्ट मिल जाए, we'll accept it. Same. Shahrukh, would you like to add something on that? I think Ali has summarized it काफी अच्छे तरीके से. पाकिस्तान की जो अभी फुटबॉल टीम है, एक तो फाइनली बैक इन एक्शन है. पिछले कुछ महीनों से अभी मॉरिशस का नेशन कप भी खेल के आ रही है एंड ये जो मैचेस थे पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी थे, और नॉट जस्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम कंपटीशन में काफी अरसे से हमने नहीं खेला, पर क्योंकि ये टीम एक प्रिपरेशन फेज में चल रही है, इसने आगे जाकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने हैं एंड इट्स गुड बिकॉज साउथ एशिया की बिगेस्ट चैंपियनशिप, बिगेस्ट टूर्नामेंट, और जो अक्सर हमारे कॉमी प्लेयर्स भी कहते हैं कि साउथ एशिया का वर्ल्ड कप सैफ कप ही है, एंड जब इंडिया में होता है तो इट्स द बिगेस्ट आउट ऑफ देम ऑल. एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आखिरी दफा हम 2014 में गए थे और उससे पहले 2011 की सैफ चैंपियनशिप भी हमने इंडिया में खेली थी. प्रॉब्लम्स हमेशा होते हैं पाकिस्तान इंडिया, अ ट्रिप इज नेवर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ये बिल्कुल आखिरी मिनट तक गया एंड देयर वाज अ वेरी गुड चांस कि ना हो सकता. तो आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन फुटबॉल अथॉरिटीज, जिन लोगों ने बहुत एफर्ट किया कि पाकिस्तान की टीम को वीजा मिल जाए इवन इन दिस politically charged environment. आप पाकिस्तान की टीम वहां पे जाएगी, इट इज रियली अमेजिंग. थोड़ा सा ये है कि बिकॉज पाकिस्तान की अब फ्लाइट्स भी मतलब, एंड क्रेडिट अगेन एवरीबडी आई थिंक हैज प्लेड देयर रोल, बिकॉज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को संडे को ना जाने की वजह से 1,30,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है नॉन रिफंडेबल फ्लाइट्स पे. तो आई थिंक क्रेडिट टू देम एज वेल, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अलावा शायद किसी के पास इतनी रिसोर्सेज ना होते, ये प्रॉब्ली कोई और टीम होती तो ये कैंसिल था, क्योंकि पैसे ही ना होते फ्लाइट्स के. तो क्रेडिट टू देम एज वेल कि पाकिस्तान की टीम जा रही है. अब वो पहुंचेगी कुछ घंटे पहले लिटरली मैच से, और अभी तो अगर 7-8 बजे सुबह वो लैंड करते हैं, शाम को मैच है. अब होपफुली कोई एयरपोर्ट पे कोई इमिग्रेशन में डिले नहीं मिलता. पाकिस्तान हैज ऑफिशियली सबमिटेड अ रिक्वेस्ट फॉर द फिक्सचर टू बी रीस्केड्यूल्ड, बट बहुत मुश्किल है कि वो फिक्सचर चेंज किया जा सके. तो बॉयज को फिर उतरना ही पड़ेगा इसी हालात में मैदान के अंदर. अच्छा, so what do you think कि मतलब सैफ इतनी रिजिड क्यों होती है रीस्केड्यूलिंग? आई थिंक इसकी कोई एक स्पेसिफिक वजूहत नहीं है. एक तो रीस्केड्यूल में मुझे तो लगता है लॉजिकली इट शुड बी डन, मतलब पाकिस्तान का कसूर नहीं है,
आई थिंक ओवरऑल टूर्नामेंट भी थोड़ा बेहतर स्केड्यूल हो सकता था, क्योंकि हर टीम तो फ्रेंडलीज खेल रही थी जुलाई के जून की विंडो में। तो अगर आप इसको एक हफ्ता बाद भी शुरू कर देते और ये ना विंडो में हो रहा है ना उसका विंडो से डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो आई थिंक हर टीम के लिए इजी हो जाता है। इवन इंडिया डज नॉट हैव एन आइडियल ट्रिप, क्योंकि वो संडे को खेल के आ रहे हैं और उसके बाद वो ओडिशा से बैंगलोर जा रहे हैं, तो उनको भी इतना रेस्ट टाइम नहीं मिला। जो टीम्स पहले खेल चुकी हैं और उसके बाद आराम से इंडिया पहुंची उनके लिए तो है, बट टीम्स लाइक पाकिस्तान और इंडिया भी फंस गई हैं सारी सिचुएशन में। रिजिडिटी इसलिए भी होती है कि शायद उनकी अपनी कमिटमेंट्स भी होती हैं। जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो आपकी ब्रॉडकास्ट कमिटमेंट्स होती हैं, फिर आपकी कमर्शियल कमिटमेंट्स होती हैं। तो एक चेंज करना इज नॉट एज सिंपल एज कि यार अच्छा आज निकल कर लेगी, क्योंकि दिस इज एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इसमें स्केड्यूलिंग बड़ी मुश्किल होती है। तो होपफुली शायद कुछ ना कुछ रिस्पाइट मिल जाए, बट इस वक्त कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और पाकिस्तान टीम भी इसी प्रेपरेशन मोड में जा रही है कि अच्छा यार इट इज व्हाट इट इज। इस वक्त दुनिया हमारे खिलाफ हुई भी है, तो सारी फ्रस्ट्रेशन मैदान में निकालो उनके खिलाफ। होपफुली निकाल देंगे वो मैदान में। तो थोड़ा सा गेम इटसेल्फ की बात कर लेते हैं कि अली भाई आप बताएं व्हाट शुड द फैंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीम इन द सैफ चैंपियनशिप्स। इसमें कोई शक की बात नहीं कि लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक फैक्ट्स ऑफ इट। पिछले 8 साल के अंदर इंडिया हैज प्लेड ओवर 70 फुल इंटरनेशनल फिक्सचर्स। सिर्फ उनकी सीनियर टीम की बात करूं तो दैट्स एन एवरेज ऑफ अराउंड 8 to 9 मैचेस एवरी सिंगल ईयर। इन 8 सालों के अंदर पाकिस्तान, बिकॉज दिस जो परपेचुअल आपकी क्राइसिस जो 2015 से पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन में चलती आ रही है बिकॉज ऑफ डिसरप्टेड इलेक्शंस एंड फीफा बैन्स एक्सेट्रा, पाकिस्तान हैज ओनली प्लेड एज ऑफ नाउ 12 इंटरनेशनल फिक्सचर्स। कहां 70 प्लस जो इंडिया ने किए पिछले 8 साल में बिकॉज ऑफ अ रिलेटिवली स्टेबल फेडरेशन एंड अ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल फुटबॉल, जिसकी वजह से रैंकिंग्स अब गई हैं फ्रॉम लाइक 170 ऑड इन 2015 टू लाइक 101 राइट नाउ। और कहां पाकिस्तान जिसने 8 साल में सिर्फ 12 मैच खेले हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे भी साथ है विच वी प्लेड एब्सोल्युटली 0 मैचेस बिकॉज ऑफ things out of the control of the Pakistan national team itself. तो एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बात ये होगी कि भाई जो भी रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे फुटबॉल हो, जो मर्जी स्पोर्ट हो, वो जो इंडिया पाकिस्तान की जो एक मेंटल एक अवेयरनेस रहती है लोगों के अंदर कि यार जो मर्जी हो जाए, हमने इस फलाने टीम से, इस टीम से नहीं हमने हारना, तो द फॉर्म बुक ऑफन रियली गोज आउट द विंडो बिकॉज वो एक मेंटल एक प्रेशर होता है दोनों तरफ से बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एनिमोसिटी बिटवीन द टू कंट्रीज, और बिकॉज ना कि भाई जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच तो दोनों टीम बिकम्स वेरी हाइपर कि भाई जो मर्जी हो जाए हमने मैदान में हमने कुछ ना कुछ करके दिखाना साथ साथ में। तो द फॉर्म बुक समटाइम्स गोज आउट द विंडो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा अगर हम रियलिस्टिक अंदाज से सोचें, इंडिया की टीम निस्बतन स्टेबल साइड है। दे बीन प्लेइंग रेगुलर इंटरनेशनल फुटबॉल इवन इन द पास्ट कपल मंथ्स। अभी रिसेंटली उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ था, दे वॉन इट इन विच दे बीट लेबनान, अ सिमिलर रैंक टीम टू देम, 2-0 इन द फाइनल। उसमें मंगोलिया भी था, वानुआटू की भी टीम्स थी फ्रॉम अक्रॉस एशिया। लेबनान वानुआटू थी आई थिंक ओएफसी की, ओसियानिया से, और बाकी टीम्स थी आपकी एशिया से। सो दे हैव दैट थिंग गोइंग फॉर देम। उनकी टीम में दे हैव एक्सपीरियंस लाइक सुनील चेत्री, 80 plus goals international football, probably South Asia's greatest ever international goal scorer, और उनकी बड़ी अच्छी साइड है जो कि ISL इंडियन सुपर लीग के जो क्लब से निकली है, डिफेंडर्स भी उनके मिडफील्ड, उनके बाकी अटैक्स भी साथ में, दे प्लेड अराउंड गुड प्लेयर्स। सो वो तो ऑन पेपर फेवरेट्स लाजमी होंगे। पाकिस्तान का ये है कि भाई वी आर बेसिकली द डार्क हॉर्सेस बिकॉज हमने क्योंकि इतना ज्यादा मैच नहीं खेले और बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं दे आर लिटरली प्लेइंग देयर फर्स्ट, सेकंड और इवन थर्ड इंटरनेशनल मैचेस। तो पाकिस्तान इज एन अननोन क्वांटिटी, और जो हमारी परफॉर्मेंस थी, इवन दो हमने तमाम मैचेस अपने लूज किए थे अगेंस्ट मॉरिशस एंड केन्या एंड जिबूटी जो अभी 4 नेशंस टूर्नामेंट हुआ था, इनकरेजिंग साइंस आए थे कि अगर हम स्टिक टू अ प्लान अबाउट प्लेइंग डिफेंसिव फुटबॉल विद नंबर्स, और फिर हम ऑन द काउंटर कुछ कर सकते हैं, इट कैन गो एनीवेयर। बट ये जरूर है कि as long as the boys are motivated and as long as they're willing to not go down without a fight, it can be an interesting contest. लेकिन at the same time हमें इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि इंडिया as the home side, as the better ranked team, as the better side prepared overall, they are the favorites for at least beating us in this one. तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ठीक है, तो खैर शाहरुख, ये इंडिया की तो इन्होंने परफेक्टली समराइज कर दिया है भाई ने। सो बाकी जो कुवैत के साथ मैच और नेपाल के साथ मैच है उसका थोड़ा सा आप समराइज करते हैं। बिल्कुल, I would just like to add one point I think which Ali also touched upon, but I think is very important.
पाकिस्तान की जो 14 मैचेस भी है ना, वो द लास्ट 8 years, जिसमें से 12 तो हम खेल चुके हैं, अभी ये 2 से 3 हम और खेलेंगे। इसमें एक शो सबसे बड़ा चैलेंज है ना हमारे लिए, हमारी टीम एक नहीं थी इन मैचेस में। 2015 की डिफरेंट स्क्वाड थी, 18 की डिफरेंट स्क्वाड थी, और 18 के बाद ड्रॉप स्क्वाड बनी, उसमें सिर्फ लिटरली 2 to 3 रिटेंशंस हैं हमारे पास जो अब खेल रही हैं। ऑन दी अदर, इंडिया का जो स्क्वाड है वो मेजोरिटी सेम रहा है, इवॉल्व करता रहा है। मतलब जब स्टीफन कॉन्स्टेंटीन ने 2015 में स्टार्ट की थी, ही गेव हिज डेब्यूट टू अ 17-year-old चांगटे एट दैट पॉइंट, और चांगटे इज डिस्ट्रॉइंग डिफेंसेस। तो कंसिस्टेंसी रही है, इस बात को अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता फुटबॉल में। तो पाकिस्तान ऑलरेडी डार्क हॉर्सेस, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, दे कैन डू एनीथिंग। दे केन्या के खिलाफ वाली परफॉर्मेंस देख लें तो दैट इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। एक तकरीबन 100 रैंकिंग पॉइंट्स के आगे, टीम के आगे ऐसी परफॉर्मेंस देना इज नॉट इजी फॉर एनी कंट्री। एंड आई थिंक पाकिस्तान सेटल भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दीज 3 मैचेस दैट वी हैड हैव गिवन अस ग्लिम्पसेस, एंड मैं तो ये कहूंगा परफॉर्मेंस वाइज आपको नजर आ गया कि अच्छा यार ट्वीकिंग होगी, देयर इज अ प्लान ए, लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी वर्कड आउट, बट देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स जो आप यूज कर सकते हैं। अब जहां तक कुवैत और नेपाल की बात है, पहले अगर नेपाल पे आ जाए, बिकॉज हमने रिसेंटली भी उनके साथ खेला है। अच्छा, हिस्टोरिकली ना, नेपाल हैज बीन ए टीम जिसको पाकिस्तान ने हमेशा हराया है। मतलब जो भी हो जाए, नेपाल जो मर्जी कर लेना है, हम हरा देते थे उन्हें। 2018 की सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2-1 हराया उन्हें। उससे पहले आप चले जाएं 2013 की सैफ चैंपियनशिप में 1-1 ड्रॉ हो गया था, आखिरी मिनट में उन लोगों ने गोल निकाला था विद 15-year-old बिमल घरती मगर जिसने गोल किया। उससे पहले 2 फ्रेंडलीज के लिए पाकिस्तान ने 1 ने दोनों मैचेस हरा दिए। और उन 4 मैचेस में जो, अगर मैं इनमें आपको काउंट करूं, तो हसन रशीद हैज स्कोर्ड 3 goals अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, मतलब, और इन डिफरेंट मैचेस। तो आई थिंक वो नेपाली थोड़ा वैसे भी उससे डरते हैं। आखिरी जो हमारा मैच उसमें 1-0 हारे, आई थिंक पाकिस्तान का स्क्वाड वापस आ रहा था, अगेन एक इंडिविजुअल सॉर्ट ऑफ एरर हुआ जिससे हम हार गए। तो आई थिंक नेपाल इज अ टीम दैट पाकिस्तान कैन बीट, पाकिस्तान शुड बीट एट दिस पॉइंट, क्योंकि थोड़ा हम रिदम में सेटल हो चुके होंगे। एंड नेपाल के खिलाफ आई वुड से, बिकॉज ऐसा नहीं है कि नेपाल डजंट हैव गुड प्लेयर्स। पिमलगती मगर इज वन ऑफ देम, उनके जो गोलकीपर है किरण केमजोंग, ही प्रोबब्ली हैज मोर अपीयरेंसेस देन द एंटायर पाकिस्तान स्क्वाड कंबाइंड। उनके डिफेंडर हैं बड़े अच्छे, रोहित चांद, ही प्लेज इन द इंडोनेशियन लीग, तो उनके प्लेयर्स की क्वालिटी जरूर है। लेकिन पाकिस्तान का फायर पावर है ऐसी सिचुएशन में, जिसका जिबूती खिलाफ तो हमारे पास इश्यूज थे, फिनिशिंग नहीं हुई, ये हुई, बट नेपाल उतनी हाई इंटेंसिटी से नहीं खेलता जितनी अफ्रीकन टीम्स खेलती हैं, पोजीशन रखने की कोशिश करता है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान भी एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल की तरफ चला गया। एंड हमने देखा है कि इवन अगेंस्ट टफर टीम्स we don't have the actual stats, but I think केन्या के खिलाफ भी it would at least be 50-50, 60-40 possession, जिसमें पाकिस्तान ने अच्छे स्पेल्स में डोमिनेट किया पोजीशन को। तो I think नेपाल is a team that Pakistan should be able to beat in this tournament, provided कि हमारी कोई particular injuries ना हो। फायर पावर इतनी है कि आप गोल्स निकाल लेंगे। Kuwait is a challenge. Kuwait is going to be an incredible challenge because उनकी जो रैंकिंग है ना, वो थोड़ी उनकी एबिलिटी को बिट्रे करती है। हमारी तरह के उनके मसले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फीफा बैंस, जिसकी वजह से उनकी जो रैंकिंग है 130s 140s में कंसिस्टेंटली फ्लक्चुएट कर रही है, बट दे आर मोर रियलिस्टिकली क्लोजर टू मे बी 100-110 इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी। तो उनको हराना आसान काम नहीं होगा। Kuwait को, they're a well-judged side. They've been playing years and years of football. Kuwait has a very decent league in the Middle East as well. Pakistan needs to play, and I would play the exact same starting lineup जो अपने केन्या के खिलाफ की थी। Absorb pressure, try to create opportunities, वो opportunities निकलती हैं तो उनको finish करें। But मैं ये कहूंगा कि SAFF चैंपियनशिप में पाकिस्तान के साथ वही हुआ है जो हमेशा एक ड्रॉ में होता है, और वो कि आपकी किस्मत आपको मार देती है। मतलब आउट ऑफ ऑल ऑफ द ड्रॉज दैट यू कुड हैव गॉटन, आपको ग्रुप ऑफ डेथ मिल जाता है। यार इधर अगर बांग्लादेश आ जाती, मालदीव आ जाती, हम उधर चले जाते तो सेमीफाइनल के अच्छे खासे चांसेस थे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इतने टफ ग्रुप का मतलब है कि हमारी टीम पे ना कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कुछ कर सके। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इस ग्रुप से इस करंट सिचुएशन में निकले। 2 साल बाद तो आई थिंक डिफरेंट बॉल गेम होगी, जब एक पाकिस्तान टीम सेटल हो चुकी होगी, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बन चुकी होगी। अगर हमने इंडिया के खिलाफ रिजल्ट निकाल लिया, इंडिया फेवरेट्स हैं, इंडिया ही प्रोबेबली जीतेगा, बट ये पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इसमें फॉर्म भी नहीं मैटर करती, इसमें इतने प्लेयर भी नहीं मैटर करती, ये जंग होती है, जो जंग जीत गया वो मैच जीत जाता है। अगर पाकिस्तान ने ड्रॉ या विन निकाल लिया ना, फिर ये ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान कॉन्फिडेंट कि नेपाल को तो हम हरा लेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप कुवैत को होल्ड करने की पूरी एफर्ट कर सकते हैं तो देयर इज
आउटसाइड और आई वुड से कि इवन अ डिसेंट चांस कि आपकी सेमीफाइनल अपॉर्चुनिटी निकल सकती है अगर आपने इंडिया के खिलाफ रिजल्ट निकाल लिया। और क्योंकि आप पे तो कोई प्रेशर नहीं है, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर जब कुवैत भी आपके साथ खेल रहा होगा प्रेशर सारा उन पे आ जाएगा, बिकॉज नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू डू एनीथिंग। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा है कि हम ये मैचेस खेल रहे हैं और competitive इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं अगेंस्ट वेरी टफ ओपोनेंट्स, इंडिया, कुवैत एंड इवन नेपाल। तो आई थिंक इट्स गोना बी गुड फॉर द टीम, और हम जरा आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि हमें हमारी टीम कितना डेवलप होती है। श्योर श्योर। अच्छा, तो अली भाई जरा फोर नेशंस कप की बात कर रहे थे, व्हिच आई थिंक वाज अ परफेक्ट चांस फॉर पाकिस्तान। एक अपॉर्चुनिटी मिली टू प्ले एंड थोड़ा सा रिदम में आने के लिए फॉर द SAFF Championship, और फिर ultimately the goal of the World Cup qualifiers. So what do you think कि पाकिस्तान ने first of all perform कैसा किया तीनों मैचेस में, और प्रेपरेशन कैसी हुई होगी पाकिस्तान की? पाकिस्तान ने वैसे कभी तारीखी तौर पे कई दिहाइयों से कभी अफ्रीकन टीम के साथ मुकाबला नहीं किया। पाकिस्तान का आखिरी मरतबा जिस तरह केन्या से मैच हुआ था बिफोर दिस फोर नेशंस टूर्नामेंट बैक इन 1978। किंग्स कप हुआ था सऊदी अरब में, फ्रेंडली टूर्नामेंट पे पाकिस्तान गया था, उसमें सऊदी अरब और एक और टीम्स भी थी। पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच टू केन्या 8-0, 8-0 से हारे थे वो मैच। तो एक हिस्टोरिकल बैगेज हम सबके दिमाग में था, हम सब फुटबॉल में क्या कहीं फिर से ये रिपीट ना हो जाए। बट ओवरऑल क्योंकि जो मॉरिशस का पहला मैच था हमारे साथ, वी वर स्टिल लैकिंग आवर फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड, क्योंकि जो हमारे 2 डिफेंडर्स थे, ईसा सुलेमान जिनको हमने डालना था, जो कि एक्स इंग्लैंड यूथ इंटरनेशनल हैं, एक्स इंग्लैंड यूथ कैप्टन रह चुके हैं, ही वन दी अंडर 19 यूरोस विद इंग्लैंड बैक इन 2017। इस तरह का जो सारा सिलसिला हुआ था साथ साथ में, तो वो नहीं आ सके बिकॉज ही हैड सर्टेन कमिटमेंट्स, जिसकी वजह से ही जॉइंड लेट। अब्दुल्ला इकबाल जो दूसरे डिफेंडर थे, वो वाज आवर बेस्ट प्लेयर इन द 2 फ्रेंडलीज अगेंस्ट नेपाल एंड मालदीव्स। उनकी चूंकि जो क्लब है डेनमार्क की सेकंड डिवीजन में B93, उसी दिन जिस दिन मॉरिशस का हमारा मैच था, उसी दिन उनका क्रूशियल मैच था प्रमोशन ग्रुप में, एंड अब्दुल्ला इकबाल प्लेड दैट मैच एंड ही स्कोर्ड अ गोल इन दैट मैच इन डेनमार्क, जिसकी वजह से B93 की जो प्रमोशन चांसेस थे वो सिग्निफिकेंटली बूस्ट अप हो गए। उनको सिर्फ पिछले हफ्ते एक ड्रॉ चाहिए था कंफर्म करने के लिए, और फिर उस मैच के फौरन बाद, उस विन के फौरन बाद, अब्दुल्ला बोर्डेड अ फ्लाइट एंड वेंट स्ट्रेट टू मॉरिशस, और उसको भी काफी डिले लगे। तो वो जो 2 आपके डिफेंसिव डिफेंडर्स थे आपके, वो नहीं थे, तो आपने एक रिलेटिवली एक डोमेस्टिक बैकलाइन खिलाई। टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, कोई शिश की बात नहीं, हसीब खान हो गए, मामून मूसा खान हो गए, और अब्दुल्ला शाह, सईद अब्दुल्ला शाह हो गए साथ में। बट जाहिर सी बात है ना, वो भी अभी इस लेवल पे उसके आदी हो रहे हैं। दे प्लेड अ कपल ऑफ मैचेस, मतलब अब्दुल्ला शाह प्लेड अगेंस्ट नेपाल in November, but he couldn't play against Maldives in March because of इंजरी हो गई थी। मामून ने पहले 2 मैचेस खेले थे, हसीब ने भी अपना डेब्यू किया था इंटरनेशनल फुल लेवल पे against Maldives, and he did okay, nothing out of the ordinary. But चूंकि South Asian teams relatively different style of play खेलती हैं, African teams just run at you. वो जितनी मर्जी उनकी माड़ी किस्म की रैंकिंग हो, दे डोंट गिव यू एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। तो जो 15-20 मिनट थे सेकंड हाफ के शुरू में, जिसमें मॉरिशस ने पै दर पै गोल पे हमले किए, आवर डिफेंस जस्ट कुडंट कोप, और हम वी बेसिकली वर 3-0 डाउन बाय द टाइम द 70th मिनट वाज प्लेड, और जब हमने कहीं जाके थोड़ी चेंजेस की। मिडफील्ड में स्ट्रैटेजी ये थी मॉरिशस गेम में कि आपके पास एक होल्डिंग मिडफील्डर रईस नबी, जो कि एक्स वेस्ट ब्रोमिच एल्बियन यूथ एकेडमी के प्लेयर थे, आजकल वो ही इज लुकिंग टू गेट बैक इनटू क्लब फुटबॉल एज वेल, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए वो फिट एंड रेडी थे, बट दैट वाजंट वर्किंग। जब आपका आता है ना सेकंड मैच केन्या के खिलाफ, तो शहजाद अनवर को 2 डिफेंडर्स जो मेन आपके होने थे, अब्दुल्ला इकबाल एंड ईसा सुलेमान, दे वर रेडी फॉर यू, वो दे गॉट स्ट्रेट इन द डिफेंसिव लाइनअप। फिर आपकी मिडफील्ड के अंदर अली उजैर गुज्जर जो वाबा के लिए खेलते हैं, और रईस नबी, दे बिकेम योर 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स, ताकि ना एक से बढ़कर एक 2 बेहतर होते हैं ना साथ में, तो एज अ पार्टनरिंग टाइप, ताकि बंदा एक अकेला ना रह जाए। दैट अलाउड के आपकी उस मैच में आपने अपनी एक डिफेंस को एक सामने एक ढाल बन के आ जाए, योर शील्ड इन फ्रंट होता है, ताकि केन्या के लिए थ्रू द सेंटर चांसेस क्रिएट करना मुश्किल हो जाए। केन्या ने भी एक ही गोल किया उस पूरे मैच में, वो भी थ्रू ए कॉर्नर, जो कि अनफॉर्चुनेट था, बिकॉज एक केन्या के प्लेयर ने आउटसाइड द बॉक्स एक शॉट ली, बॉल अली उजैर से डिफ्लेक्ट होकर किसी तरह उनके स्ट्राइकर के पैर पे आ गई, उसने टच लिया, गोल स्कोर कर दिया। अब कुछ लोग कहते हैं रिप्ले में देखा जाए तो शायद उस प्लेयर ने
हैंडबॉल किया हो जिसकी वजह से गोल शुड हैव बीन डिसअलाउड, बट फुटबॉल में कभी कभार हो जाता है, क्या करें। लेकिन उसके बाद कुछ चांसेस केन्या ने बनाए जरूर, दे कुड हैव बीन 2-0 अप एट हाफ टाइम, दे कुड हैव बीन 2-0 अप इन द सेकंड हाफ, बट वो चांसेस शुक्र है या तो उन्होंने वेस्ट किए या पाकिस्तान की डिफेंडर्स और गोलकीपर्स ने उनको आउट किया। तो केन्या के मैच के अंदर पाकिस्तान की जो स्टार्टिंग लाइनअप थी, यू कुड सी कि एक हतमी शक्ल आई कि अच्छा यार ये प्लेयर अच्छे हैं कि आप फ्रंट पे हसन बशीर एज अ टारगेट मैन रखें, आप लेफ्ट पे रखें ओटिस खान को, who also made his debut against Mauritius, by the way. Ex-Man United youth, currently at Grimsby Town, in the English Football League 2, 4th year में, लेकिन बहुत अच्छे comparative, 200 plus league appearances, तजर्बा है बंदे के पास, and he's got quality as well. आपके पास a very young हारून हामिद, क्वींस पार्क रेंजर्स अंडर 21 के अंदर है, ओनली 18-19 years old. आपने देखा कि भाई वेरी स्किलफुल, वेरी गुड ऑन द बॉल। फिर आपके मिडफील्ड के अंदर आपके आए जो आपके दो फुल बैक्स थे, अली न्याजी जो कि एक जमाने में स्विट्जरलैंड आजकल केरल में आई थिंक होते, वो राइट विंग बैक थे, हालांकि वो राइट विंगर। लेफ्ट बैक पे आप थे मोहम्मद सुफियान जो कि आई थिंक खेलते हैं वाब बैक के लिए। तो फिर और जाहिर सी बात है ये आपकी लाइनअप बन गई, और फिर डिफेंस में ईसा सुलेमान, अब्दुल्ला इकबाल एंड ऑफ कोर्स मामून मूसा थे, और डिफेंस आपके गोलकीपर में थे यूसुफ भट्ट। तो 90% ऑफ योर स्टार्टिंग लाइनअप basically was complete. ठीक है, पाकिस्तान could have almost scored an equalizer second half के अंदर Kenya के खिलाफ. That would have been an amazing result. But finishing, के chances जो बनते हैं, you have to take your chances then. जिबूटी का जो मैच था, that was weird. क्योंकि पाकिस्तान ने उस मैच में, ठीक है, उन्होंने काफी हद तक फर्स्ट हाफ में एक डिफरेंट लाइनअप रखी, 3-4 चेंजेस की, डिफेंस में मामून की जगह अब्दुल्ला शाह को ले आए, गोलकीपर साकिब हनीफ को रखा, जो he's Pakistan's number 2 but he's been very active, जब भी मालदीव्स में लीग होती है तो he goes and plays for the clubs over there. 2-3 चेंजेस मिडफील्ड में भी के साथ साथ में, और we conceded a goal after 10 minutes because वही बात है ना कि समटाइम्स जब आप नए लड़के को एकदम से अचानक खिलाते हैं तो समटाइम्स उस स्प्लिट सेकंड डिसीजंस के अंदर ना कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से यू कैन सडनली लूज अ चांस एंड यू एंड अप कंसीडरिंग अ गोल। तो फिर ये हुआ कि उस मैच के अंदर हमने चांसेस भी बनाए, वी पुश्ड फॉरवर्ड, we created chances, we should have equalized immediately after जब हमने concede किया था, but Abdul Samad Arshad, who's had a very unfortunate tournament, could not finish both times. Second half में भी हमने chances बनाए, we should have been at least 2-1 or even 2-2 जो चांस थे। एक हसन बशीर की वॉली थी which I don't know किस तरह जिबूटी गोलकीपर ने सेव कर दी। 99% of the time that volley would have, even if it hits the goalkeeper, it's going in the net. डिफ्लेक्शन के तौर पे फिर पाकिस्तान वेंट टू 1, दूसरा गोल कर दिया जिसपे लैप्स ऑफ जजमेंट थी यूसुफ भट्ट की, अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट अ गुड गेम बिकॉज ही कम बैक इन द सेकंड हाफ। तो 2-0 डाउन थे, फिर राव ओवर हयात जो कि वाबडा के फुल बैक है, उन्होंने फिर गोल स्कोर किया, लेकिन उसके फौरन बाद विद इन 30 सेकंड्स जिबूटी वेंट 3-1 अप विद अ वेरी फ्रीकिश काइंड ऑफ हेडर जो कि दो डिफेंडर्स के दरमियान उनके स्ट्राइकर ने हेड किया, इट वेंट ओवर यूसुफ भट्ट्स हेड एंड इनटू द गोल, और बंदा कहते यार क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। So that's 3-1 scoreline, that win to Djibouti was very flattering for them. ठीक है, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि we should have buried our chances. अगर हम chances हमने bury कर लेते ना, we could have easily drawn, even won that match. But hey, फुटबॉल में ऐसा होता है, स्टिल लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो इनकरेजिंग साइंस है ग्रेजुअल कि भाई आपकी एक हतमी स्टार्टिंग 11 आ गई है, एंड देन यू कैन जस्ट यूज दैट स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट कुवैत एटसेट्रा, तो वी कैन एक्चुअली बिल्ड ऑन दैट। अच्छा, तो शाहरुख, लेट्स कंटिन्यू ऑन विद अली भाई ने थोड़ी पाकिस्तान टीम की बात छेड़ दी, तो एज यू आर रेजिडेंट फुटबॉल एनालिस्ट, तो थोड़ा सा आप भी बता दें कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू इन द इंडिया मैच, कौन से प्लेयर्स खेलने चाहिए, टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए एटसेट्रा। देखिए, मैं अगर बड़ी जाती ऑनेस्ट बात बताऊं ना, टैक्टिक्स को आउट ऑफ द विंडो अगेंस्ट इंडिया। जब जंग हो रही होती है ना, फिर आपको बस दूसरी टीम को पकड़ के मारना है। बट थोड़ा सा अगर एक्चुअल टीम की तरफ आए तो माय प्रेफरेंस वुड बी कि आप वो स्टार्टिंग लाइनअप दें जो आपकी केन्या के खिलाफ थी, जस्ट पिक दैट आउट। उसमें देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड आंसरिंग, मतलब मेरे लिए दो की पोजीशंस हैं, बाकी तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच सॉर्टेड। ठीक है, आई थिंक हसन बशीर शुड स्टार्ट। हमने ये मल्टीपल मैचेस में देखा है, मॉरिशस के खिलाफ, फिर केन्या के खिलाफ एंड जिबूटी के खिलाफ भी। जब हसन बशीर पिच पे उतरते हैं, आपके अटैक की डायमेंशन चेंज हो जाती है, बट उनको इस्तेमाल बहुत देख के करना। ही कैन नॉट प्ले द एंटायर मैच 30-40 मिनट्स, एक हाफ 60 मिनट्स एट मैक्स आप उनको खिला सकते हैं। बट वो एक तो लिंकअप प्ले करते हैं, अपॉर्चुनिटीज फिनिश करते हैं, क्रिएट करते हैं। एंड हमारा प्रॉब्लम ये है कि हालांकि वो 36 के हैं, ही इज क्लोज टू रिटायरमेंट, हमारे पास रिप्लेसमेंट फिलहाल स्क्वाड में नहीं है।
मौजूद उनके लिए. वी डोंट हैव अ मैन टू मैन रिप्लेसमेंट. वहीद एक ऐसा प्लेयर था जो could have done well under him, but वहीद has actually regressed in terms of his abilities. तो आप उतना उस पर रिलाई नहीं कर सकते. तो हसन बशीर को स्टार्ट कराना आई थिंक जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कम अज कम एक मोमेंटम तो अटैक में रहेगा. मेरे हिसाब से ओटिस तो आपके लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करते ही करते हैं. आई थिंक आई वुड पुट हारून आमिद इन द मिडल रादर देन द राइट, जिस तरह वो पहले खेलते रहे हैं. और अगर आप उसी 3-2-3-1 की किसी वेरिएंट में खेल रहे हैं जो अटैक और डिफेंस में ट्रांजिशन करके चेंज हो जाता है, हारून हामिद को सेंटर में रख के आई वुड से अदनान मोहम्मद को राइट विंग पे चांस दें. उनको कैम्यूज मिले आपके उस मैचेस में केन्या के खिलाफ और जिबूती के खिलाफ, बट जिबूती के खिलाफ आई कुड सी दैट ही इज गेटिंग शार्पर. और वो जो क्रॉसेस डाल रहे थे ना बॉक्स में, दैट इज समथिंग दैट हसन बशीर कैन टेक एडवांटेज ऑफ. अगर आप हसन बशीर के जो ट्राई भी देखे जो उन्होंने बहुत फिट मारी थी, वो भी उमर हयात के क्रॉस से थी. और अदनान मोहम्मद ने 2 से 3 क्रॉसेस निकाले थे. एक ओटिस के पास गया था, विच यू वुड एक्सपेक्टेड कि ओटिस अगर एक बंदा बीट कर रहा है वो टारगेट मार के फिनिश कर देगा. बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक बिकॉज हसन बशीर के पास फिजिकलिटी भी है, ही कैन जॉसल विद संदेश जंगन एंड अनवर अली. तो आई थिंक ये एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है. रहीस नबी और अली उजैर, ये एक अच्छी इंटर्म पार्टनरशिप लग रही है. एंड रहीस, हमने इस पे बड़ा डिटेल तबसरा भी किया, हैज गॉटन बेटर विद ईच गेम. जिबूटी के खिलाफ कटिंग ऑफ पासिंग लेन्स, प्लेइंग द राइट पासेस, और उनका काम डिफेंस को प्रोटेक्ट करना है, बॉल को बीट करना है. तो फिर आप ऐसे मौके पे ट्राई टू फीड द बॉल टू हारून, ट्राई टू फीड द बॉल टू ओटिस अदनान, जो आगे कुछ ना कुछ फिर अटैक पे लिंक अप करेंगे. Defensive wise, that is where Pakistan needs to maintain that game. We have the physical ability, we have the player ability. आपके ईसा सेंटर में लेफ्ट पे अब्दुल्ला एंड आई थिंक मामून वुड गेट अ स्टार्ट. केन्या के खिलाफ वो अच्छे थे एंड ही इज रेस्टेड, व्हिच इज गुड. उनको रेस्ट मिला हुआ है अगेंस्ट जिबूती, तो आई थिंक ही शुड स्टार्ट. गोल कीपिंग डिपार्टमेंट इस टूर्नामेंट से पहले मुझे लग रहा था बड़ा क्लियर कट सॉर्टेड है, कोई मसले की बात नहीं है. अब ये जो परफॉर्मेंस रही है यूसुफ की, ये अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया कोच आजाद अनवर के लिए समझने के लिए. अच्छा, अगर तो स्ट्रेट मैन टू मैन रिप्लेसमेंट होती ना तो साकिब वुड हैव एज्ड हिम. प्रॉब्लम ये है कि पूरी जो फॉर्मेशन है वो रिलाई करती है पीछे से बिल्ड अप करने के लिए. एंड द रीजन व्हाई वी सॉ अ हाफ टाइम चेंज वाज कि पीछे से बिल्ड नहीं हो पा रहा था, बिकॉज द गोलकीपर नीड्स टू एक्ट एज अ स्वीपर. और वो यूसुफ करता है, और कोई और पाकिस्तानी गोलकीपर नहीं करता वो काम, डिफेंस को ऑर्गेनाइज करना और क्या कहते हैं इतना कंफर्टेबल होना बॉल पे कि आप वहां से भी स्प्लिटिंग पासेस खेल रहे हो, और जिसकी वजह से उनको लाया गया. अब वो 2 गोल जो पड़े हैं, अब आप ये कह सकते हैं उसकी एक एरर इन जजमेंट है. पहला वाला अगर आप गोल देखें तो आई थिंक ही हैड अ स्प्लिट सेकंड टू डिसाइड कि मैंने निकलना है कि नहीं निकलना. हालांकि इतनी इमीडिएट डेंजर नहीं थी. ही कुड हैव वेटेड 3-4-5 सेकंड्स, मे बी ईसा आगे ब्लॉक कर देता या 1-on-1 ना होती. बट स्प्लिट सेकंड एंड ही मेड एन एरर ऑफ जजमेंट कि अच्छा यार रश करना है, रश कर लिया. सेकंड वाला गोल भी फ्रीक था. आई डोंट थिंक एनीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि लूपिंग हेडर वहां से निकलेगा और वो अंदर चला जाएगा, बट इट्स हिज अ प्लेसमेंट दैट कॉज द प्रॉब्लम. So I think Yusuf should get a start against India, but SAFF Championship he really needs to pull his socks up and deliver, because we have seen over the years how good of a keeper he is. अब होता है at times, and this is just a normal thing with keepers कि कभी कभी ऐसी हो जाती हैं चीजें. अब ये है कि अगर आप इसको स्विच करते हैं तो पीछे से बिल्ड नहीं होगा, वो एक प्रॉब्लम है. तो आई थिंक यूसुफ शुड बी गिवन अ चांस कि SAFF Championship में, बट all eyes will be on him. Now he needs to deliver. And funny thing is, Djibouti khilaf, he made 2 to 3 saves, जिसमें he was 1-on-1 with the attacker. So it was just these 2 unnecessary things that caused dip in his performance. So hopefully, he's back to his best, focused on that. And it's very difficult for a player to come back from this, but I think he has the mental strength as well to come back from this as well. तो ये लाइनअप मैं पाकिस्तान की देखता हूँ इंडिया के खिलाफ, और आई थिंक दिस डज हैव अ चांस. मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया फेवरेट प्रॉब्ली वही जीतेंगे, बट पाकिस्तान विद दिस कैन कीप इट क्लोज. आई थिंक स्पेशली इतने चार्ज एनवायरनमेंट में जिसमें आई थिंक इतने प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि उनके साथ ये हुआ गया है, और वो होपफुली सारी फ्रस्ट्रेशन इंडियन टीम पे निकालेंगे जाके. So yeah, luck is a good luck. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. We saw that throughout the four nation tournament के पाकिस्तान के साथ कहीं कहीं luck जो है वो साथ नहीं दिया था. हमें So फेवर ही नहीं करती ना लक कहीं भी. हाँ, हमेशा से वो तो हिस्टोरिकली आप एक बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल मैं इसको क्लोज करते हुए दूंगा. आप पाकिस्तान की 2 अटेम्प्ट्स देख लें. क्रॉस आता है हसन बशीर का, आप टच देखिए, फर्स्ट टच बॉल नीचे भी नहीं गिरती, हाफ वॉली इतनी जोर से कि इन एनी अदर मैच इट्स अ गोल.
ठीक है, हमारे ऐसे गोल नहीं हो रहे, वहां पे कोई लूपिंग हेडर मार रहे हैं जिसको वो ट्रेनिंग में 10 दफा ट्राई करेंगे ना, वो नहीं होगा। तो सही हमारी भी कोई किस्मत की है जी, ही सिस्टम होता है। अच्छा अली भाई, एक थोड़ा सा मैं आपसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ कि हु डू यू थिंक विल बी पाकिस्तान बेस्ट प्लेयर इन द सैफ चैंपियनशिप्स? एक इंटरेस्ट ये बड़ा वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। डिपेंडिंग कि कितने आपको मिनट्स मिलते हैं जो आपकी मेन स्टार्टिंग लाइनअप के अंदर थी, मैं समझता हूं कि अ, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि हसन बशीर अपने एक्सपीरियंस की वजह से या ओटिस खान अपनी क्वालिटी की वजह से लेफ्ट विंग से जिस तरह वो एक्सपीरियंस के साथ वो प्रोफेशनल लीग में 200 प्लस मैचेस खेल के आया उसका, या अब्दुल्ला इकबाल या ईसा सुलेमान हो, या आपके मामून मूसा हो जो आपके डोमेस्टिक सेंटर बैक हैं, या अली उजैर, जो भी प्लेयर आप खिलाते हैं, जिस प्लेयर का मैं समझता हूँ हमारा जो बेस्ट प्लेयर था उन 3 मैचेस मॉरिशस वाले 4 नेशंस टूर्नामेंट में, हारून हामिद। हारून हामिद 18-19 साल का लड़का है, जैसे मैंने कहा क्वींस पार्क रेंजर्स अंडर 21 है, गुड ऑन द बॉल, कैन रन एट डिफेंस, वेरी स्किल्ड, मतलब जिस तरीके से वो बॉल को होल्ड कर सकता है, बॉल को वो डिफेंडर्स को 2-3 प्लेयर्स को बीट कर सकता है साथ साथ में, वो उस पर हर एक की नजर होगी। थोड़ा सा मैंने गौर किया था कि वो इन 3 मैचेस में थोड़ा सा खुदगर्ज किस्म के थे, बिकॉज उनकी अभी तक वो जो रैपोर्ट थी बाकी मिडफील्डर से, रईस नबी, अली उजैर या ओटेस, उन सब तक नहीं बनी। तो ही वाज डूइंग टू मेनी थिंग्स बाय हिमसेल्फ। तो ऐसे मौके पे इफ यू कैन जस्ट थोड़ी अपनी डिसीजन मेकिंग बेहतर करें कि वो जहां पास निकाल सकते हैं, इवन इफ यू हैव टू प्ले अ बैक पास बैक टू योर डिफेंसिव मिडफील्डर, गो फॉर, ताकि ना कम से कम आप अपनी स्पेस बना सकें, और अगर उनको मौका मिलता है थोड़ा अटैक करने का डाउन द विंग और थ्रू द सेंटर, ताकि कम से कम वो अपने मार्कर्स को ड्रॉ कर सके दूसरी प्लेयर के लिए स्पेस में, ताकि वो अगर कट बैक एंड करके पास प्ले करे तो बहुत अच्छा होगा। एवरीवन विल बी कीपिंग एन आई ऑन हिम, दैट्स फॉर श्योर, ओटिस खान के साथ साथ। जो दूसरा प्लेयर है जिसपे कम से कम नजर बहुत लोगों को रखनी चाहिए, और शायद अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट कीप टेक हिम इनिशियली ऑन फेस वैल्यू, अब्दुल्ला इकबाल। अब्दुल्ला इकबाल है तो सेंटर बैक, बट ही इज करेंटली प्लेइंग एज ए लेफ्ट बैक फॉर हिज क्लब B93, वो भी इमरजेंसी के तौर पर, बिकॉज जो क्लब के जो मेन लेफ्ट बैक थे वो मैटरनिटी लीव पे गए हैं, तो ही हैड टू प्ले एज द लेफ्ट बैक, बिकॉज डेनमार्क में मैटरनिटी लीव्स की बड़ी अच्छी, दोनों वालदैन को छुट्टी, पेड वेकेशन सारे दे, तो अब्दुल्ला इकबाल हैज बीन देयर लेफ्ट बैक दिस टाइम। ओरिजिनली उन्होंने स्टार्ट एज ए स्ट्राइकर किया था, एज एन अटैकिंग मिडफील्डर किया था B93 व्हेन ही वाज जस्ट ए यंग किड, बट इवेंचुअली उनकी स्ट्रेंथ आई डिफेंसिव वर्क में, तो इज नाउ अ डिफेंडर, ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल। तो आपने गौर किया होगा केन्या वाले मैच में और जिबूटी वाले मैच में, दोनों खेले थे, कभी कभार अब्दुल्ला इकबाल को बॉल मिलती थी इन डिफेंस, एंड ही वुड वेरी कैजुअली गो इनटू अ वेरी गुड रन अप फ्रंट, टू द एक्सटेंट कि वो दूसरे ऑपोजिशन के बॉक्स तक पहुंच गया, 10-20 यार्ड्स अवे फ्रॉम गोल तक पहुंच गया। समटाइम्स हिज पास टू द फाइनल प्लेयर वाज अ बिट लैकिंग, समटाइम्स दूसरे प्लेयर ने उनको सपोर्ट नहीं किया था वगैरह, बट यू कैन टेल कि दिस गाय इज वेरी गुड ऑन हिज फीट इवन एज अ डिफेंडर। तो इस बंदे पे नजर रखना मैं समझता हूँ जरूरी था। हारून हामिद बिकॉज ऑफ द फ्लेयर ही ब्रिंग्स एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, उसको थोड़ा सा चाहिए कि वो थोड़े पासिंग में ज्यादा भी साथ में फोकस है, ताकि कम से कम तमुल मुजाहिर से खेलें। और दूसरे आपके अब्दुल्ला इकबाल जो कि आपके सेंटर बैक है, बट ही इज वेरी वेरी गुड ऑन हिज फीट। Sure. Shahrukh, what do you think? Same question. आई थिंक डिफेंसिवली हारून हामिद, डिफेंस में हमारी इंपॉर्टेंट, अब्दुल्ला इकबाल भी है और बाकी सारी चीजें भी हैं। आई थिंक आई वुड ट्राई टू सिंगल आउट 2 प्लेयर्स। वन, आई थिंक ओटिस खान। ओटिस खान इज अ बिग गेम प्लेयर। जब जरूरत पड़ती है ना, इन फ्रॉम मैंने जो ग्रिम्सबी के मैचेस भी देखे हैं, उनकी जो FA कप की क्वार्टर फाइनल रन थी जिसमें वो ब्राइटन तक पहुंचे थे, ओटिस खान ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था क्रूशल गोल्स स्कोर करके। तो ओटिस खान कैन परफॉर्म इन द बिग एनवायरनमेंट्स, जो आपको इस तरह की सिचुएशन में मिलेंगे। And I think Hassan Bashir also has a point to prove, and he's said this multiple times as well. This is his first time playing in India. He really wants to play in India, and I'll tell you something. Hassan Bashir has one target. He's 3 goals away from being Pakistan's all-time top scorer. He wants to do that. He wants to do that, matlab, more than anything he's ever done in his football career. So I think he's going to have a point to prove, and I think he's very unlucky that Djibouti ke khilaf he did not have a goal, which would have made him only the second Pakistani to go into 2 digits in terms of goals. So I think ye wo plays, and Hassan Bashir again always rises to the occasion in big games। मतलब जब पाकिस्तान को पहले भी जरूरत पड़ी है, आप मैचेस देखें, फलस्तीन के खिलाफ हसन बशीर स्कोरिंग, पेनल्टीज भी
cannot rule out the fact कि इस टूर्नामेंट में कोई पेनल्टी लिख लेगी 80th मिनट में 90th मिनट पे निकल आई. There is only literally पूरे स्क्वाड में there is only one player that you want on the pitch, Hassan Bashir, and this is something I'm going to double check with him as well when I get to speak to him again. But from what we know, Hassan Bashir in his entire career for club and country has 100% penalty conversion rate. And in very very tough, क्योंकि penalty is not technical ability, pressure situations. वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में दोनों पाकिस्तान की पेनल्टीज हसन बशीर ने मारी और जो पहली यमन के खिलाफ थी दैट वाज पाकिस्तान फर्स्ट गोल इन ए वर्ल्ड कप क्वालिफायर फॉर ओवर 13 इयर्स. पूरे मुल्क का प्रेशर उन पे पड़ा हुआ था और उन्होंने टॉप कॉर्नर की पेनल्टी मारी थी. मतलब तो आई थिंक दैट दिस इज मतलब अननोन कमोडिटीज. पाकिस्तान की टीम है पूरी की पूरी, कुछ भी हो सकता है. बट आई थिंक दीज टू प्लेयर्स, बिकॉज अगर मैच जीतना है गोल तो मारना पड़ेगा. अब गोल कौन मारेगा, इन दोनों के चांसेस अच्छे लगते हैं. अच्छा, फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू. अली भाई आपसे मैं पहले पूछता हूँ कि व्हाट आर योर फाइनल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस टीम, और फिर जो हमारा मेन गोल है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, व्हाट डू यू सी कि पाकिस्तान के मतलब क्या परफॉर्मेंस होगी? मैं समझता हूँ कि जैसा इस टूर्नामेंट के अंदर गेटिंग आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज वुड बी एन एब्सोल्यूट मिरेकल, क्योंकि जिन टीम्स का आपका मुकाबला हो रहा है, इंडिया फिर कुवैत फिर नेपाल का, तो दीज आर गोइंग टू बी टीम्स दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बीट. नेपाल को तो चले हम ऑन पेपर हरा सकते हैं, एंड आई फुली फेथ कि हम उनसे खेल इंशाल्लाह मैच हम जीतेंगे भी. लेकिन ये था कि ऐसे टीमों के खिलाफ खेलना हमारे लिए जरूरत भी है, बिकॉज इस तरह की टीम्स के साथ आपका मुकाबला हो सकता है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड्स के अंदर. और बिल्डिंग बात ये थी कि भाई अब आपके पास एक स्क्वाड इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक जो भी रिजल्ट आता है वी एक्सेप्टेड, आपके पास एक स्क्वाड आ जाए कि भाई हमें पता होगा कि भाई इस स्क्वाड की मेन स्ट्रेंथ्स क्या है और मेन वीकनेसेस क्या है जिनको कवर करना जरूरी था. उम्मीद है आफ्टर द एंड ऑफ द सैफ कप, जो आपके जुलाई अगस्त का आता है, फिर सितंबर में फीफा विंडो आनी जिसमें हमारा खेलना बहुत सख्त जरूरी, विच बी द लास्ट फीफा विंडो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले जो अक्टूबर में होने. उम्मीद यह है कि तब तक वी विल बी एबल टू रीइंफोर्स सर्टेन की पोजीशंस. अब सब द मोस्ट ऑब्वियस नेम इज समवन लाइक एतजाज हुसैन, पाकिस्तानी और रीजन, लेकिन जब तक उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे क्लैरिटी और प्रोसेस नहीं आता, जब तक फीफा क्लियरेंस नहीं आती, ही कैन नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान. तो आई होप कि ओवर द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स उनकी भी क्लैरिटी आ जाए ताकि ही कैन बिकम एलिजिबल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वो एज अ सेंटर मिडफील्डर बहुत एक ऐसा रोल है जो जिसकी आपको सख्त जरूरत है, जिसके अंदर ही कैन बी अ डिफेंसिव, ही कैन बी बॉक्स टू बॉक्स इफ नीड बी, बट इज मोस्टली डिफेंडर. तो ये उसके पास एक स्किल सेट भी है. मल्टीपल लीग विनर्स फॉर मोल्डा इन नॉर्वेजियन टॉप डिवीजन में. आजकल वो खेलते हैं अपोलो लिमासोल के लिए साइप्रस के अंदर. एक्सपीरियंस बंदा है, हैज प्लेड 50+ गेम्स इन द यूरोपियन कॉम्पिटिशंस, यूरोपा लीग, यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग वगैरह. तो ही इज गॉट दैट क्वालिटी इन, उसकी हमें सख्त जरूरत भी है. दूसरा जिसकी हमारे पास कमी है वो आउट एंड आउट गोल स्कोरर की. हसन बशीर, जैसे शाहरुख ने कहा, नो प्लेयर लाइक हिम इन पाकिस्तान टीम इवन एट डोमेस्टिक लेवल. हमारे पास बहुत कम स्ट्राइकर हैं जो कि इस तरह के लेवल पे खेल सकते हैं. हमारे डोमेस्टिक लेवल पे कोई ना कोई प्लेयर होगा. लोगों ने सोशल मीडिया पे कई लोगों ने कहा कि फलाना प्लेयर फलानी टीम का, फलानी टीम का. उनसे कहता हूँ कि यार उन्होंने कभी इंटरनेशनल फुटबॉल तो खेली नहीं. डोमेस्टिक फुटबॉल का जो हमारा स्टैंडर्ड है, इट्स डजंट रियली प्रिपेयर मेनी प्लेयर्स फॉर इंटरनेशनल फुटबॉल, क्योंकि स्टैंडर्ड का मसला है, लीग हमारी अब तक नहीं हुई कई सालों से, एक्सेट्रा. तो इस स्ट्राइकिंग पोजीशन में मैं कहता हूं कि शाहरुख उसको फिल करना बेहतर है. देयर इज अ पोटेंशियल कि प्लेयर कब होगा, बट उसके लिए भी यू हैव टू, आपको चांद के चक्कर पे जाके उसकी एलिजिबिलिटी करनी पड़ेगी. तो कम से कम ओवर द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, होपफुली जब क्लैरिटी आएगी सैफ चैंपियनशिप के बाद, दैट वी नो, एंड होपफुली जुलाई के एंड में, आई थिंक 20 जुलाई को ड्रॉ होगा जो एएफसी करेगी कि भाई उस प्लेऑफ में कौन खेलेगा पाकिस्तान का, और जो विनर उस प्लेऑफ का होगा वो किस ग्रुप में जाएगा नवंबर में जो स्टार्ट होगा. तो होपफुली वी विल हैव अ फेयर आइडिया कि हमें आगे क्या करना होगा, बिकॉज द मेन एम इज टू विन अ वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच, ताकि हम उस मेन ग्रुप स्टेज क्वालिफायर्स में खेलें जो नवंबर में स्टार्ट होगा, बिकॉज दैट इज बेसिकली वी नेवर डन. तो ये करना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है. श्योर. शाहरुख, यही सेम क्वेश्चन है आपसे, और एंड पे आप थोड़ा सा अगर लोग को ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने से पाकिस्तान को फायदा क्या होगा तो अच्छा होगा. बिल्कुल. तो आई थिंक अली समराइज्ड इट वेल कि सैफ चैंपियनशिप के बाद आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी कि एक एग्जिस्टिंग पूल में
किसको खिलाना है, किसको कहाँ खिलाना है, किसको हाफ टाइम के बाद लाना है, एक अच्छी इंडिकेशन आ जाएगी कोच सजाद अनवर के पास, क्योंकि 6 इंटरनेशनल मैचेस एक महीने में तो हमने खेले ही नहीं है ना, और इतने जो मैचेस हमें पहले भी नहीं मिले, मतलब 9 हमने 8 साल में खेले, तो दिस इज द गॉड सेंड फॉर अस। आई थिंक इसके बाद जो है ना, इस सैफ चैंपियनशिप के बाद 3 से 4 बड़े क्रूशल प्लेयर्स हैं जिसको आई थिंक पाकिस्तान काम भी कर रहा है उनको लाने पे। एक है आदिल नबी, जो रईस नबी के भाई हैं बेसिकली, उनके बड़े भाई हैं, और तीनों जो इनके भाई थे, रईस नबी के एक और भाई भी थे, समीर नबी और आदिल नबी, एक वक्त में तीनों वेस्ट ब्रॉम में थे। और आदिल नबी इज द मोस्ट टैलेंटेड आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। ही हैज प्लेड इन द ग्रीस सुपर लीग, ही बिकेम एन आइकॉन इन द ग्रीस सुपर लीग, क्योंकि जब वो ओएफआई क्रीट में खेल रहे थे, उनका आखिरी सीजन, आखिरी मैच 90th मिनट में वो रेलीगेट होने वाले थे, और आदिल नबी ने फ्री किक मारी थी उनको ग्रीस सुपर लीग के अंदर रखने के लिए। तो ही इज एन आइकॉन इन ग्रीस एंड इज डन रियली वेल। इंग्लैंड के लिए भी यूथ टीम के लिए खेल चुके हैं। अटैकिंग मिडफील्डर है। इस टीम में अटैकिंग मिडफील्डर की कमी है, बिकॉज हारून हामिद लुक्स लाइक मोर ऑफ अ प्लेयर दैट विल टेक ऑन प्लेयर्स, रन एट देम, और उनकी एज भी 19 है, तो ही विल मैच्योर एज अ प्लेयर की डिसीजन मेकिंग, बॉल कब निकालनी है, कब नहीं निकालनी। आदिल नबी सीजन प्रोफेशनल जो अटैकिंग मिडफील्ड रोल में आ सकते हैं। इसी तरह इत्तिदाल हुसैन डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में आ सकते हैं। मोहम्मद फजल एक और लेफ्ट बैक हैं जो आई थिंक एक बड़ी अच्छी ऑप्शन ऐड करेंगे, क्योंकि वो खेलते भी अटैकिंग रोल में, तो जो हम विंग बैक फॉर्मेशन में खेल रहे हैं वो अच्छी एडिशन होगी। एंड देन द लास्ट वन इज, जो हम स्ट्राइकर की बात कर रहे थे, उसमें ये है कि ओले सेटर, जिनकी पाकिस्तानी हेरिटेज है through his grandparents. He's in Norway at the moment. 6'4" striker that scored 14 goals in the Norwegian Premier League. 27 के हैं. Is going to hit his prime in the next 2 years. अगर पाकिस्तान ने इन चारों प्लेयर्स को ले लिया बाय द टाइम सितंबर और अक्टूबर आता है, तो आई थिंक ये फिर प्रोबेबली पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर बन जाएगी, और इनको मैचेस मिलते रहे साथ साथ, तो ये बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। जहां तक बात है वर्ल्ड कप क्वालिफायर की, देखें पहले तो जुलाई में हमें पता चल जाएगा कि किस्मत हमारे साथ क्या करने वाली है। जो हमारी पिछली किस्मत रही है वो तो कुछ साथ नहीं दिया। एज लॉन्ग एज एक कंपेटिटिव चांस है, ठीक है, मतलब कुवैत के खिलाफ वील नो, मतलब कुवैत इज प्रॉब्ली द वर्स्ट टीम वी कैन गेट इन दैट ड्रॉ, राइट? आई फील दैट दैट्स द वर्स्ट टीम वी कुड गेट। कुवैत पे हम पहले ही खेल रहे हैं, हमें पहले पता लग जाए हम कितने पानी में हैं ऑलरेडी, राइट? इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट जब इतनी क्वालिटी की टीम मिलती है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हम तो ये दुआ करें नेपाल मिल जाए ताकि मैच स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, बट यू गेट पास दैट फर्स्ट राउंड, तो आपके जो वो दरवाजे हैं ना फुटबॉल के, वो सारे खुल जाएंगे अगले कुछ सालों के लिए। एक तो इमीडिएटली आपको मिलेंगे एक ग्रुप जिसमें 4 टीम्स होंगी। आप पॉट 4 में है, पॉट 3, पॉट 2, पॉट 1। पॉट 1 में वी हैव द बिगेस्ट नेम्स इन एशिया, मतलब सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, यू नो द बिग बिग गाइज। और क्या वो मौका होगा पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान ऐसे ग्रुप में है जिसमें ये टीम्स भी खेल रही हैं, आपको 3 होम 3 अवे मिलेंगे, यू विल गेट अ चांस टू गो टू मे बी सऊदी अरेबिया, मे बी कोरिया, एंड यू गेट टू प्ले अगेंस्ट द बिग गन्स। मतलब इमेजिन कि आप सॉन्गमिन हिंद के खिलाफ आप खेल रहे हैं, और मतलब सोल में, या ये टीमें जब पाकिस्तान आएगी तो हमारे मुल्क का जो एक्चुअल सॉफ्ट इमेज है, क्योंकि क्रिकेट को तो कोई नहीं पूछता यार, 10-12 ममालिक से आगे 211 ममालिक हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है आई थिंक, क्योंकि अगर आप अपने सारे ट्रेड पार्टनर्स देखें, सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स देखें, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के सारे पार्टनर्स, चाइना, यूएस, ये सारे फुटबॉल खेलते हैं, या यूएस वाले सॉकर खेलते हैं अपनी नजर में। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज अ कंट्री टू 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 गेट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस। आज तक हम नहीं पहुंच सके, एंड इसके बावजूद भी एक तो हमें कंपेटिटिव मैचेस मिल रहे होंगे। हम अगर लोएस्ट भी फिनिश करते हैं, वी गेट अनदर चांस टू क्वालिफाई फॉर द एशियन कप। अगर टॉप पे जो आता है वो तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन पे जा रहा है। हम अगर लोएस्ट भी फिनिश करते हैं, वी गो इनटू अनदर ग्रुप स्टेज जहाँ पे हमें एशियन कप खेलने का मौका मिलता है, मोर कंपेटिटिव मैचेस। और ये वो मैचेस हैं जो हमें नॉर्मली मिल नहीं सकते, और फ्रेंडलीज अच्छे हैं, सब कुछ है, बट एक कंपेटिटिव मैच विच हैज हायर रैंकिंग पॉइंट्स अगेंस्ट बेटर ओपोनेंट्स, ये वो चीज है जो पाकिस्तान में ना एक फुटबॉल की जो अशद रिवाइवल की जरूरत है, या आप कह सकते हैं सरासर हम शुरू कर रहे हैं स्पोर्ट को, उसके लिए ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है कि जब आपकी कौमी, अभी भी आप देखें इस पूरे महीने में पूरी कॉन्वर्सेशन चेंज हो गई है पाकिस्तानी फुटबॉल की, क्योंकि कौमी टीम खेल रही है। तो जब 2.5-3 साल मिलेगा तो पीपल विल स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, यार हम डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ का लीग स्ट्रक्चर क्यों नहीं फिक्स हो रहा, हमारे पास टैलेंट डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है। तो आई थिंक इसमें ना इट्स वेरी सेफ टू से कि हमारे फ्यूचर का जो पूरा बैलेंस है ना एक पूरे जनरेशन का, वो इस मैच पे अटका हुआ है। Some big words. आई थिंक मुझे लगता है
we've done well. काफी लंबी भी होगी उनकी वीडियो, लोगों को information भी hopefully मिल गई होगी. I'd like to thank both of you, Ali and Shahrukh, for joining us. Or for the viewers, do not forget to subscribe to the channel and follow Ali and Shahrukh on Twitter as well. We'll see you guys next time. यहाँ ProSports Pakistan की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज.